हेलो गाइज, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्पिस जोस्टर। ठीक है, आज हम लोग हर्पिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। दिस इज वायरल डिजीज। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है। ठीक है, नोन एज सिंगल्स। इसे सिंगल्स के भी नाम से जाना जाता है, सिंगल्स। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, इसकी कौन सी वायरस इसको कॉज करती है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इनिशियल एक्सपोजर, जब इनिशियल एक्सपोजर होगा तब वायरस लाइज इन डॉर्मेंट स्टेज। ठीक है, वायरस जो है हमारे बॉडी में डॉर्मेंट स्टेज में रहेगी और उस टाइम में क्या होगा, साइन और सिम्टम्स हमें नहीं आएंगे। तो इनिशियल एक्सपोजर में क्या होता है कि मे बी जो वायरस हो वो डॉर्मेंट स्टेज में हो। ठीक है, और उस टाइम कोई साइन और सिम्टम्स ना आया तो हमें उस वायरस के बारे में पता भी नहीं चल पाता, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी पता नहीं चल पाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? अननोन होगा। मतलब हम जान ही नहीं पाएंगे कब, जब अगर वायरस डॉर्मेंट फेज में हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा, साइन और सिम्टम्स आएंगे ही नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से हम उसका इंक्यूबेशन पीरियड को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन जनरली अगर साइन और सिम्टम्स आती है तो 13 to 17 डेज होती है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, ये कैसे कम्युनिकेट करती है, कब करती है, क्या टाइमिंग होता है? ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उस पर जो रैसेज आएंगे, ठीक है, उसकी बॉडी पे जो रैसेज आएंगे तो वो रैसेज आने से 1 डे बिफोर, एक दिन पहले, और 5 to 6 डेज आफ्टर, यानी जिस दिन उसको रैसेज आया, ठीक है, उससे एक दिन पहले, ठीक है, और उससे 5 to 6 डेज आफ्टर, जिस दिन उसको रैसेज आया। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट रैसेज जब आती है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, वो डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट टच के से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। बाय एयर एंड ड्रॉपलेट स्प्रेड। ठीक है, एयर और ड्रॉपलेट से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड्स हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस इसका देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि हमारे ये स्किन से भी जा सकता है, टच बाय टच यानी स्किन से, या फिर ये ड्रॉपलेट से भी जा सकता है। तो स्किन, या तो वो टच से जाएगा तो स्किन से हो सकता है, या फिर अगर ड्रॉपलेट से जाता है तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो वहाँ से क्या होगा कि वायरल मल्टीप्लिकेशन होंगे, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में वायरस मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल का लाइसिस होगा, और सेल वायरल मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके बाद जो ब्लड सेल्स वगैरह है, जहाँ वायरस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने, वहाँ सेल्स लाइसिस होंगे, सेल्स का रैप्चर होगा, जिसकी वजह से वेसिकल्स और अल्सर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर वायरल मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो सेंसरी नर्व में चला जाता है और फिर उसके बाद वो रूट गैंग्लियन में चला जाएगा, यानी हमारे CNS में चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ लेटेंसी वो बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, वो डॉर्मेंट स्टेज में वो लंबे समय तक रहता है, जिसके बाद वो रीएक्टिवेशन कर सकता है, यानी फिर से वो हर्पिस कॉज कर सकता है, रीएक्टिव हो सकता है। ठीक है, लेटेंसी मतलब हो गया वो डॉर्मेंट स्टेज में जा सकता है, डॉर्मेंट स्टेज में जा सकता है और फिर से वो रीएक्टिवेशन कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी साइन एंड सिम्टम्स। एनी पार्ट ऑफ ट्रंक में भी अफेक्टेड। ट्रंक का कोई भी पार्ट, ट्रंक में क्या आता है, एब्डोमेन आता है, थॉरेक्स आती है। ठीक है, ट्रंक का कोई भी पार्ट इससे अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इससे सबसे ज़्यादा हर्पिस से अफेक्टेड कौन होता है? थोरेसिक पार्ट। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको रैसेज हो रही है तो रैसेज कभी भी बॉडी की मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, यानी अगर रैसेज आपके हाफ मतलब नेक एरिया में हो रहा है तो हाफ ही नेक एरिया में होगा, वो दूसरे साइड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके इवन लिप्स पे भी, ठीक है, लिप्स पे भी अगर आपको रैसेज हो रहे हैं तो सिर्फ आधे वाले पार्ट में होंगे। ठीक है, तो वो दूसरे साइड को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये सेंट्रल लाइन को नेवर क्रॉस सेंट्रल लाइन। ठीक है, ये नेवर क्रॉस सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। इरेथमेटिस हो सकती है, स्किन लेजन्स इसमें होती है। ठीक है, अल्सर लेजन्स वगैरह, रैसेज वगैरह निकलते हैं। अपीयरेंस ऑफ वेसिकल्स विथ 24 आवर्स। ठीक है, अगर 24 आवर के अंदर अंदर इसमें वेसिकल्स अपीयरेंस होने लगती है। एक क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स अपीयर टू फॉर्म पैचेज। क्या होगा कि एक ही स्पेस में, मतलब एक ही कम एरिया में बहुत ज़्यादा वेसिकल्स हो जाएंगे, जो कि एक पैचेज लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। पेन विथ वेरिंग इंटेंसिटी, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेन की मैनेजमेंट भी करने के लिए हम लोग नर्सिंग में देखेंगे अभी आगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो इसमें बहुत वेरिंग पेन इंटेंसिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन होती है इसमें। ठीक है,
बर्निंग एंड स्टबिंग पेन होगी। पेन कैसा होगा, जलन जैसा होगा, जैसे स्टबिंग पेन होगी, ठीक है, बर्निंग पेन होगी। पेन इंटेंसिफाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट अगर बेड पे है, ठीक है, और वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब सुपाइन से लैटरल पोजीशन, लैटरल से सुपाइन या फिर फ्रंट, वो थोड़ी भी मूवमेंट करेगा तो पेन जो होगा और ज़्यादा होगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें फीवर होगा, बुखार होंगे, मेलाइसिस मतलब थकान होगी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, हेडेक होगा, एंड ऑकर फॉर 1 और मोर डेज, एक या एक दिन से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड जो है वो भी अफेक्टेड होगा, उसमें भी इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएंगे। लिम्फ नोड जो होगा रीजनल, जिस एरिया में अफेक्ट हो रहा है उसके आसपास का जो लिम्फ नोड है वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस, इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो पहला की हिस्ट्री हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम लोग स्किन और लिम्फ नोड को रीजनल लिम्फ नोड, स्किन की टर्जिडिटी देख सकते हैं, लिम्फ नोड देख सकते हैं, रैशेज, लेजन्स जो भी है स्किन पे वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। स्किन लेजन्स देख सकते हैं, रैशेज देख सकते हैं, ठीक है। रीजनल जो भी लिम्फ नोड है उसको पाल्पेट कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर ले सकते हैं। अभी मान लेते कोई वेसिकल्स फॉर्म हुआ है, न्यूली वेसिकल फॉर्म हुआ है, तो उसका जो फ्लूइड है उसको हम लोग लेके कल्चर कर सकते हैं, फिर हम लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं अबाउट दिस डिजीज, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या चीज़ हो सकती है, इंसेफ्लाइटिस हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सीएनएस को भी अफेक्ट कर रहा है, तो इंसेफ्लाइटिस हो सकती है, मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। ऑप्थेल्मिक हर्पिस, इसमें क्या होता है कि हमारे ईयर्स को भी इफेक्ट करता है, ईयर को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। और हमारे जब ईयर को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है बाय ड्रॉपलेट के थ्रू, तो ईयर को इफेक्ट करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हमारे आई को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, पैरालिसिस हो सकती है, वैसे भी ये चीज़ आ सकती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सिम्पटोमेटिक, हम जानते हैं कि ये वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट की जाती है। अगर उसको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अगर उसको फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, 1 किलो वेर दे सकते हैं, 400 mg TDS देते हैं, 3 टाइम्स देते हैं, ठीक है। फैमिक क्लोवर दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसका पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, पेन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिव हाई पेन है, तो उसको एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, स्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है, तो हमारा पेन हो सकता है, अल्टरेशन ऑफ कंफर्ट, मतलब वो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, इसमें क्या होगा कि रैशेज वगैरह निकलेंगे तो बॉडी इमेज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो भी वेसिकल्स वगैरह होती है, आगे हम लोग देखेंगे कि वेसिकल्स जब ब्रस्ट हो जाएंगी, रैप्चर हो जाएगी, तो वहाँ अदर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की चांसेस रहती है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, वो पेशेंट ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एनोरेक्सिया वगैरह हो रखी है, पेशेंट प्रॉपर फूड इंटेक नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी। इम्पेयर्ड इन स्किन इंटेग्रिटी, क्योंकि रैशेज, लेसन्स वगैरह हो रहा है, तो स्किन इंटेग्रिटी भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को इसमें कंफर्टेबल पोजीशंस वगैरह दे सकते हैं। मेंटेन हाइजीन, इसमें हाइजीन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। मैनेज स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट के थ्रू भी, एक सिंपल हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पेशेंट से, फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो हैंडशेक कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में भी ये क्या होगा कि ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है, तो इसको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अप्लाई कूल वेट ड्रेसिंग टू प्रोस्थेटिक लेजन्स, अगर कोई लेजन्स बहुत ज़्यादा ईचिंग या फिर बहुत ज़्यादा रैप्चर हो चुका है, कोई लेजन्स रैप्चर हो चुका है, तो उस केस में हम वेट ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो लेजन्स बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहा है, ठीक है, ईचिंग कर रहा है, तो उस पर भी हम उसको रिलीफ देने के लिए वेट ड्रेसिंग कर सकते हैं। अप्लाई कूल, ठीक है, उसको थोड़ी ठंडक महसूस करा सकते हैं, ताकि वो जो बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग पेन होती है, उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उससे कोई अदर इन्फेक्शन हो जाए। बेड रेस्ट, उसको प्रॉपरली बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे।
प्रोवाइड सपोर्टिव केयर फॉर हीलिंग, उसके हीलिंग के लिए सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। एसेस डिग्री ऑफ पेन एंड देयर मैनेजमेंट, उसकी डिग्री ऑफ पेन को एसेस करेंगे, उसकी मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं या फिर प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं। डाइवर्जेंस एक्टिविटी, वह ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे वो पेशेंट का जो पेन है उस पर उसका फोकस ना रहे, वो डाइवर्ज हो जाए वहाँ से, तो वैसे करके हम उसका पेन रिलीफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, इसमें चिकन पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है। अवॉइड एक्सपोजर टू द पेशेंट, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो हेल्दी पेशेंट को उसके एक्सपोजर से बचाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इम्यूनिटी टू द पेशेंट की इम्यूनिटी इंक्रीज करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये प्रॉपरली नोट्स है ताकि आप बहुत इजीली इसे लर्न कर सकें। तो आपको ये कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।